गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशन के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन यूनिट्स। और कंसंट्रेशन यूनिट्स के अंदर हमारे पास था मास, परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी। ये हमारे पास कंसंट्रेशन यूनिट थी। आज की क्लास में हम इन यूनिट्स के बेस पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है किस टाइप का होता है उसका एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H2O4.2H2O dissolved in 500 ml solution. Then calculate mass percentage of oxalic acid, mole fraction of oxalic acid, molality of solution and normality of solution if the density of solution 1.0 gram centimeter cube। क्लियर है? क्वेश्चन है 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H2O4.2H2O dissolved in 500 ml solution, density of solution 1.0 gram centimeter cube। Then calculate the mass percentage, mole fraction, molality and normality। तो फर्स्ट हम बात करें मास परसेंटेज। मास परसेंटेज of oxalic acid, mass percentage of oxalic acid equals to weight of oxalic acid upon weight of solution multiply 100। ठीक है? अब बताओ यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड जो है वो सॉल्यूट के फॉर्म में है और सॉल्यूट के फॉर्म में ऑक्सैलिक एसिड, तो ऑक्सैलिक एसिड का वेट कितना है, मास कितना है, 6.3 ग्राम। सेकंड क्या बोला इसमें, वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेट जो है वो कितना है वो कैलकुलेट। अब यहाँ पर अपने पास लिक्विड का वॉल्यूम गिवन है बट वेट जो है वो गिवन नहीं है, तो क्या करना है हमको, यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला D, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सॉल्यूशन का डेंसिटी 1, मास कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम 500 ml सॉल्यूशन है। ठीक है, तो उस केस में मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम मींस 500। तो सॉल्यूशन का मास कितना आ गया, 500 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। सॉल्व किया इसको, क्या आ गया अपने पास, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। क्लियर है? सेकंड पॉइंट क्या था हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। और मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड equals to number of moles of oxalic acid upon total number of moles in solution। अब ऑक्सैलिक एसिड का नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का वेट कितना है, 6.3 का। तो यहां पर क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इक्वल्स टू 6.3 अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। कितना है मोलर मास, कैलकुलेट करो। नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2 कार्बन, एटॉमिक मास 12। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, एटॉमिक मास 1। नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4, एटॉमिक मास 16 प्लस क्या किया हमने, 2 मोल ऑफ H2O, 2 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में कितना होता है 2 और ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया, 18 हो गया। सॉल्व करो इसको, 24 प्लस 2 प्लस 64 प्लस 36, कितना हो गया, 126 हो गया इसका मोलर मास। तो यहां पर मैंने क्या नोट किया, मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड 126, weight of oxalic acid 6.3।
ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया ऑक्सैलिक एसिड का। अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। H2 का कितना मोल है, तो H2 का वेट अपॉन मोलर मास। H2 क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन का वेट कितना था, 500। ठीक है, सॉल्यूट का वेट कितना है, 6.3 ग्राम। तो सॉल्वेंट का कितना होगा, निकालें अपन NH2 या मास और वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू मास और वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन का वेट कितना है, 500 ग्राम, सॉल्यूट कितना है, 6.3 ग्राम। तो जो बच गया वो क्या आ गया अपने पास, सॉल्वेंट का मास। कितना हो गया सॉल्वेंट का मास, कैलकुलेट करो। 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, 7 963 9 4 493.7 ग्राम क्या हो गया, H2O का वेट हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इक्वल्स टू 493.7 ग्राम अपॉन 80। दोनों का नंबर ऑफ मोल्स आ गया, फॉर्मूले प्लेस कर देना पर वैल्यू को। कितना हो गया, 6.3 अपॉन 126 अपॉन 6.3 अपॉन 126 प्लस 493.7 अपॉन 80। It's mole fraction of oxalic acid। सॉल्व करना है इसको, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा इसका ऑक्सैलिक एसिड। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंट कंप्लीट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या अपने पास, मोलैलिटी। मोलैलिटी कैलकुलेट करना है, और मोलैलिटी का फार्मूला क्या था हमारे पास, मोलैलिटी इक्वल्स टू weight of substance solute upon molar mass of solute multiply weight of solvent multiply 1000। ठीक है, अब solute क्या है, ऑक्सैलिक एसिड कितना है वेट, 6.3। मोलर मास ऑफ solute कितना है, 126। weight of solvent कितना है, H2O solvent है 493.7। ठीक है, मल्टीप्लाई करें क्या 1000, क्योंकि वेट जो था ग्राम में। इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, मोलैलिटी आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए क्या नोट करें अपन, मोलैलिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम मल्टीप्लाई 1000। कितना है वेट, 6.3, मोलर मास 126, वॉल्यूम वॉल्यूम कितना है भाई, मोलैलिटी के लिए वॉल्यूम कितना गिवन है, 500 ml। ये 500 है। सॉल्व करने इसको, 500 टू सा 1000। ठीक है, ये डेसिमल को रिमूव कर दीजिए, 10 आ गया। 63 टू सा 126, 1/10 आ गया, और 1/10 कितना हो गया, 0.1 है। ये मोलैलिटी कैलकुलेट हो गया। और लास्ट क्या था, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, एंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मोलैलिटी मल्टीप्लाई एसिडिटी और बेसिसिटी। अब यहां पर क्या मेरे पास ऑक्सैलिक एसिड है, तो एसिड का हमेशा क्या होता है, एसिड का हमेशा बेसिसिटी कैलकुलेट होती है। और एसिड की बेसिसिटी कितना होगा, कितने H प्लस N रिलीज कर रहा है, 2H प्लस N रिलीज कर रहा है। इट मींस इसकी बेसिसिटी कितना हो गया, 2 हो गया। तो हम क्या लिखे, मोलैलिटी 0.1 मल्टीप्लाई बेसिसिटी 2 इक्वल्स टू 0.2 है। तो यहां पर जितने भी यूनिट्स थे अपने पास, उन यूनिट्स के बेस पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था वो हमने यहां पर सॉल्व किया है। मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये चारों और पांचों जो यूनिट्स थी उनके ऊपर बेस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को यहां पर सॉल्व किया। क्लियर है। ठीक, तो ये था हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट्स। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। और नेक्स्ट टॉपिक में क्या करेंगे, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी कौन-कौन से फैक्टर से अफेक्टेड होता है, अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, जो अपन यहां पर नोट करें। तो देखें अपन फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। अगर आप लोगों से पूछे भाई सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, तो क्या होगी सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन, क्या बोल सकते हैं। नॉर्मली अगर बात करें, अपन किसी पर्सन से बात करें, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है, उसको हमने किसी लिक्विड के अंदर या किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है, तो उसका कितना अमाउंट डिसॉल्व हुआ है, वही क्या हमारे पास
सॉल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन दोनों की डेफिनेशन क्या है? अप्रोक्सीमेट सेम डेफिनेशन है। तो हम क्या लिखें सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन? सॉल्युबिलिटी डेफिनेशन क्या होगा? एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, at the constant temperature, amount of solute soluble in fixed volume of solvent or solution called solubility। यही डेफिनेशन किसकी थी अपने पास? कंसंट्रेशन की डेफिनेशन थी। इसका मतलब कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी क्या है? एक ही चीज है। डिफरेंस क्या है? अगर तुमसे कहें कि सॉल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन में डिफरेंस क्या है, भाई अपन तो अभी दोनों की डेफिनेशन सेम यही बोली कि कांस्टेंट टेंपरेचर पे जो सॉलिड डिसॉल्व किया हुआ है फिक्स अमाउंट में, वो क्या है? कंसंट्रेशन है। वही क्या है? सॉल्युबिलिटी है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर अपन पहले सॉल्युबिलिटी बोलते थे कि कंसंट्रेशन यूनिट्स या सॉल्युबिलिटी यूनिट्स बोलते हैं। तो डिफरेंस क्या है? देखो कंसंट्रेशन जो है वो टर्म जो है वो हम यूज में लेते हैं क्वांटिटेटिव वैल्यूज के लिए। वहां हम क्या कर रहे थे? क्वांटिटेटिव वैल्यूज जो होता है उसको कैलकुलेट कर रहे थे कि भाई मेरे पास कोई सब्सटेंस है तो कितना सॉल्युबल है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका अमाउंट कितना यूज में लेना है अपने को, उससे जो कंसंट्रेशन आ रहा है, जो उसकी सॉल्युबिलिटी है, उसको अपन क्वांटिटेटिव वैल्यूज के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उसको हमने कहा कंसंट्रेशन। और सॉल्युबिलिटी एक नॉर्मल टर्म है अपने पास कि भाई ये इसके अंदर घुल गया, सॉल्युबल हो गया, डिसॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास एक सॉल्युबिलिटी नॉर्मल टर्मिनोलॉजी के अंदर यूज में आता है। उसके लिए अपने पास जरूरी नहीं है मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व किया है, मिनिमम किया है, कितना किया है, बस अपने पास कोई चीज घुल गई वो सॉल्युबल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सॉल्युबिलिटी। अब यहां पर हम क्या डिस्कस करेंगे? सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करेंगे। कैसे? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। और सेकंड क्या आएगा अपने पास? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट। तो यहां पर हम दो चीज पढ़ेंगे। एक तो हमने क्या पढ़ा कि सॉलिड्स सॉल्यूट जो है उसको डिसॉल्व किया, और एक में हमने गैसियस सॉलिड को डिसॉल्व किया। किसमें? लिक्विड सॉल्वेंट। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्वेंट। तो हम क्या पढ़े डेफिनेशन? एट द कांस्टेंट टेंपरेचर, वेट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। सेम डेफिनेशन है, कोई चेंज नहीं डेफिनेशन, ठीक है। अब यहां पर जो सॉल्युबिलिटी है सॉलिड की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होता है उसके बेसिस पे हम यहां पर सॉल्यूशन को 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। क्या क्या है भाई? अनसैचुरेट सॉल्यूशन, अनसैचुरेट। सेकंड क्या है? सैचुरेट सॉल्यूशन। और थर्ड क्या होता है? सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन। अनसैचुरेट सॉल्यूशन, अनसैचुरेट, सैचुरेट, सुपर सैचुरेट। तो यहां पर अपन डेफिनेशन क्या बोलते हैं? तो हम यहां पर डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं सैचुरेट से, ठीक है। सैचुरेट से डेफिनेशन स्टार्ट करें तो सैचुरेट से डेफिनेशन में क्या आएगा अपने पास कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व इन फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन is called saturated solution. It means ये जो सॉल्यूशन है उसमें मैंने सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व कर दिया, अब उससे ज्यादा अमाउंट जो है वो डिसॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन फिक्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के फिक्स वॉल्यूम में मैंने मैक्सिमम अमाउंट को डिसॉल्व कर दिया ऑलरेडी, अब उससे ज्यादा अपन इसके अंदर और डिसॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे सॉल्यूशन क्या बोलते हैं? सैचुरेट सॉल्यूशन। एग्जांपल लेते हैं, मैंने ये एक गिलास पानी ले लिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने 1 स्पून शुगर जो है उसको डिसॉल्व किया, तो बताओ क्या डिसॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सॉल्यूट, ठीक है। मैंने 1 स्पून शुगर
शुगर को डिसॉल्व कर दिया 1 गिलास पानी में, हो गया डिसॉल्व, ठीक। तो ये जो सॉल्यूशन बना है, ये सॉल्यूशन कैसा है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, बिकॉज इसमें और शुगर को हम ऐड करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, उसमें सॉल्युबल हो जाएगा। मैंने 1 स्पून और ऐड कर दिया, अब भी क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। फिर 1 स्पून और डिसॉल्व कर दिया, वो भी डिसॉल्व हो गया। लेकिन जब मैंने यहाँ पर 4 स्पून शुगर ऐड किया तो उस केस में क्या हुआ कि कुछ शुगर अमाउंट जो है वो बॉटम में सेटल डाउन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसके अंदर और अमाउंट शुगर का सॉल्युबल नहीं है। इट मींस यहाँ पर जो सॉल्यूशन था वो कैसा हो गया, सैचुरेट सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर सॉल्युबल शुगर और क्रिस्टलाइन शुगर जो है दोनों इक्विलिब्रियम में आ गया। जितना शुगर डिसॉल्व हो रहा है उतना ही शुगर जो है वापस क्रिस्टलाइज हो रहा है। ये जो सिचुएशन होती है इसको हम बोलते हैं सैचुरेट सॉल्यूशन। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्पून शुगर डाला, तब तक सॉल्यूशन कैसा था, अनसैचुरेट, क्योंकि और अमाउंट डिसॉल्व हो रहा था। पर जैसे मैंने 4 स्पून शुगर ऐड किया तो उसमें कुछ अमाउंट डिसॉल्व हो गया, बाकी अमाउंट क्या हो गया, सेटल डाउन। इसका मतलब और अमाउंट अब डिसॉल्व नहीं हो पा रहा, तो ये सॉल्यूशन क्या बन गया, सैचुरेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास अनसैचुरेट और सैचुरेट आ गया। तो सैचुरेट डेफिनेशन क्या बोला हमने, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व इन फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन एट द कांस्टेंट टेंपरेचर। ध्यान रखना टर्म एट द कांस्टेंट टेंपरेचर is called saturated solution. क्लियर है? सेकंड हम पढ़े अनसैचुरेट, तो क्या बोले, लेस देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, लेस देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट dissolve in fixed volume of solution or solvent at the constant temperature is known as unsaturated. मैक्सिमम से कम अमाउंट डिसॉल्व कर रहे हैं तब तक वो क्या रहेगा, अनसैचुरेटेड रहेगा। अब बात आई सुपर सैचुरेटेड। तो सुपर सैचुरेट का तो एक चीज ध्यान रखना, अनसैचुरेट और सैचुरेट दोनों किस पे थे, कांस्टेंट टेंपरेचर पे था। लेकिन सुपर सैचुरेट कभी भी कांस्टेंट टेंपरेचर पे नहीं होता है। इट मींस अगर मैं टेंपरेचर को चेंज कर दूं, इंक्रीज कर दूं, तो उस केस में क्या होगा, अपने पास जो अपने पास सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। ये देखो मैंने ये एग्जांपल लिया कि मेरे यहां पर 4 स्पून जो ऐड किया वो डिसॉल्व नहीं हो रहा था, मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको हीट कर दिया। अब हीट कर दिया तो क्या होगा, 4 स्पून शुगर भी डिसॉल्व हो गया, 5th भी हो गया, 6th भी हो गया। क्या बोलते हैं उसको अपन, चाशनी। तो चाशनी बन गई अपने पास इसके अंदर, तो वो क्या है अपने पास, सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट हमने डिसॉल्व कर दिया। लेकिन वो डिसॉल्व कब हुआ, हाई टेंपरेचर। जैसे ही हमने उसको ठंडा किया तो जो एक्सेस अमाउंट था शुगर का वो क्या हो जाएगा, सरफेस के ऊपर क्रिस्टलाइज। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन है उसको क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। अब हम बात करते हैं अफेक्टिंग फैक्टर्स की, कि कौन-कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इसकी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो अफेक्टिंग फैक्टर्स को डिस्कस करें यहां पर, तो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर दैट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। फर्स्ट, टेंपरेचर। क्या होगा टेंपरेचर, एक रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज एक्सोथर्मिक, देन solubility of solution increases with increasing temperature। अगर मेरे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उस केस के अंदर टेंपरेचर इंक्रीज होने के साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। बट इफ द सॉल्यूट और सॉल्वेंट रिएक्शन इज endothermic, then solubility reverse proportional to temperature। अगर endothermic process है, endothermic process है तो solubility proportional to temperature, temperature increase करेंगे solubility increase होगा। और अगर exothermic process है तो उस केस में दोनों एक दूसरे का reverse proportional होगा, यानी कि temperature increase किया तो solubility decrease होगा। तो फर्स्ट फैक्टर क्लियर है, टेम्परेचर। सेकंड पॉइंट की बात करें, प्रेशर। तो यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में, और सॉलिड सब्सटेंस जो होता है उसकी सॉल्युबिलिटी में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या मतलब कि अगर अपने पास सॉल्यूट जो है वो आयनिक नेचर का है, अगर आयनिक नेचर का सॉल्यूट है तो वो
पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होता है। तो हमने क्या नोट किया यहाँ पर कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अगर मेरे पास सॉल्यूट आयनिक नेचर का है तो पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व होगा, और अगर कोवलेंट नेचर का है तो कोवलेंट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है। फोर्थ फैक्टर, सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगा, सपोज मेरे पास शुगर क्रिस्टल है, ठीक है, और दूसरा मैंने ले लिया इसके अंदर शुगर पाउडर या सॉल्ट पार्टिकल ले लिया, तो सॉल्ट और शुगर में से ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होती है, सॉल्ट की। रीजन, क्योंकि सॉल्ट पार्टिकल का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। अब पॉइंट क्या आया कि सरफेस एरिया ज्यादा कैसे हुआ, वो तो अपने पास एक छोटा सा जो है पार्टिकल है। तो देखो सपोज ये चौक है, ठीक है, अभी क्या है इसका, ये सरफेस एरिया है, ठीक। जैसे मैंने इसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, तो ये जो इसका हिडन एरिया था वो भी क्या हो गया, ओपन हो गया, यानी इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया रिएक्शन के लिए। इससे जितना स्मॉल पार्टिकल से फॉर्म होगा उतना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। यही रीजन है कि हमने क्या कहा यहाँ पर कि सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा, और सरफेस एरिया जो है वो किसका ज्यादा होता है, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स जो होते हैं उनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा। ये रीजन है कि सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी शुगर के कंपैरिजन में ज्यादा है। क्लियर है? तो ये था हमारे पास आज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड और अफेक्टिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट एंड हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस। टॉपिक को कंटिन्यू जो है वो आप लोगों को रिवाइज करना है, जो डाउट्स है वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करना है ताकि आपके डाउट्स जो है वो टाइम टू टाइम क्लियर हो जाए। 10 और फर्स्ट चैप्टर वापस रिमाइंड करा रहा हूं आपको, फर्स्ट और 10 चैप्टर समर वेकेशन से पहले कंप्लीट हो गया था, उनके रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो आप लोग व्हाट्सएप करेंगे ताकि हम उनको सॉल्व कर सकें। जो फर्स्ट पीटी होगा आपका 10 to 15 अगस्त के बीच में, उसमें वो टॉप चैप्टर्स इंक्लूड होंगे। जितने भी डाउट्स हैं वो सब डाउट्स आप लोग क्लियर करें। थैंक यू।